दोस्तों, आज फिर से एक बार हम आपके सामने आ चुके हैं सरशाही यूपीएससी में आपके लिए वीडियो लेकर के। जो हम जीएस जीके का वीडियो लेके आ रहे थे, जीएस जीके का, उसी क्रम में ये हमारी तीसरी वीडियो है। ये हम आपके लिए तीसरी वीडियो लेकर के आए हैं ताकि आपको मिडवल इंडिया बिल्कुल टफ ना लगे और आप आसानी से 7-8 क्वेश्चन सही कर सकें, क्योंकि एक एक नंबर की मारामारी होती है और आप भी इस नंबर में आगे बढ़ने के लिए पढ़ सकते हैं इस इतिहास को। ठीक है, हम आपके लिए लगे हुए हैं बिल्कुल सही तरीके से। आपको एंशिएंट पढ़ा दिया, मैंने आपको मेडिवल पढ़ा दिया, अब मैं आपको मॉडर्न पढ़ा रहा हूँ, जो इस हफ्ते मॉडर्न भी पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो बंगाल पर अंग्रेजों का आधिपत्य, यानी बंगाल पर जो अंग्रेज ने कैसे आधिपत्य किया, जरा उसको देखते हैं पूरा, क्योंकि बंगाल बहुत इंपॉर्टेंट था, है ना। तो हालांकि बंगाल पर पकड़ अच्छी बन गई थी अंग्रेजों की पहले से, इससे पहले बन चुकी थी, मैंने आपको पहले पढ़ा दिया है। तो इस बार इसको देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि अच्छा कैसे बन गई थी और एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे उसका भी मैंने थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया है। मुगल साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले प्रांतों में बंगाल सर्वाधिक संपन्न राज्य था। जो मुगल साम्राज्य था ना, उसमें आने जो प्रांत जितने भी थे उसमें से बंगाल प्रांत सर्वाधिक संपन्न था। मुर्शीद कुली खां ने इसको स्वतंत्र करवाया था, परंतु वह नियमित रूप से मुगल बादशाह को राजस्व भेजता था। अब ये देखिए कितना अंतर है। ये जो मुर्शीद कुली खां ने स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर लिया, यानी कुछ भी कर सकता अपने राज्य में, लेकिन अभी ये पूरे साल जो है ये नियमित रूप से भेज रहा है, राजस्व भेज रहा है किसको, मुगल को। मुर्शीद कुली खान ने अपनी राजधानी ढाका से क्या कर दिया, मुर्शिदाबाद स्थानांतरित कर लिया, जो भागीरथी नदी के तट पर स्थान था। मुर्शीद कुली खान ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद, जो भागीरथी नदी के तट पर स्थानांतरित कर लिया। इसने इजारेदारी प्रथा प्रारंभ की। कौन सी प्रथा प्रारंभ की, इजारेदारी प्रथा। ठीक है, प्रारंभ कर ली, तथा कृषकों को तकाबी ऋण, यानी खेती के लिए अग्रिम कर्ज। आप से मान लीजिए आप खेती करना चाहते हैं, आपके पास पैसा नहीं है, तो आप जो है एक ऋण ले सकते हैं इससे, उसको बोलते तकाबी ऋण बोलते थे, तकाबी। जाइए अपना खेती करिए पैसा लेकर के, प्रदान किया। इसका उत्तराधिकारी कौन था, इसका उत्तराधिकारी इसका दामाद था, शुजाउद्दीन था। मुर्शिद कुली खां का दामाद था ये शुजाउद्दीन। ठीक है भाई। अब ये हुआ 1740 ईस्वी में गिरिया के युद्ध में सरफराज को मारकर बिहार के सर सूबेदार अली वर्दी खां बंगाल का नवाब बना। कौन, सरफराज को मार करके। एक युद्ध हुआ गिरिया का युद्ध। ठीक है, मुर्शिद कुली खां, सुजाउद्दीन, सरफराज खां, अली वर्दी खां, ऐसे है ना ये बंगाल के नवाब। 1775 तक का दिया हुआ है कैसे वो आगे बढ़ते रहे। सरफराज को मारकर बिहार के सर सूबेदार अली वर्दी खां बंगाल का नवाब बना। इसने अपने शासनकाल में मुगलों को राजस्व देना बंद कर दिया। कहा नहीं भाई, हम आपको राजस्व नहीं देने वाले हैं भाई, सीधी सी बात है। ये 1740 लेकर 1756 के बीच में नहीं दिया इस कम वक्त ने, कहा नहीं देंगे हम, बगावत शुरू। इसके शासनकाल में बंगाल इतना समृद्धशाली बन गया कि बंगाल को भारत का स्वर्ण कहा जाने लगा था। इतना शक्तिशाली बन गया था। कौन भाई, ये जो अली वर्दी खान है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देख लीजिए। एक शासक ऐसा मिला जिसको आप कह सकते हो हाँ ये शासक, उसका नाम है अली वर्दी खान। और इसके शासनकाल में बंगाल इतना समृद्धशाली बन गया कि बंगाल को भारत का स्वर्ण कहा जाने लगा, स्वर्ग कहा जाने लगा। इसका उत्तराधिकारी इसका दामाद हुआ सिराजुद्दौला। अब ये दामाद लोग ही बनते थे भाई, सिराजुद्दौला। एक बार देख लेते हैं कि कौन कब आया है ना। मुर्शीद कुली खां 1717 से लेकर 1727 तक ये राजस्व देता रहा। शुजाउद्दीन आ गया, शुजाउद्दीन जो 1727 से 1739 के बीच में आया। फिर आया सरफराज खां, सरफराज का 1739 से 1740 के बीच में आया। फिर अली वर्दी खान ने इनको सरफराज को मार दिया, तो 1740 लेकर 1756 ईस्वी के बीच में रहा। फिर सिराजुद्दौला आ गया जो इसके दामाद थे अली वर्दी खां, तो 1756 से लेकर 1757 एक साल ही रहा ये। फिर आ गया मीर जाफर आ गया 1757 से लेकर 1760। इस 1757 आप तुरंत याद करिएगा, प्लासी का युद्ध। फिर मीर कासिम आ गया, मीर कासिम 1760 से लेकर 1763। फिर आ गया मीर जाफर, वही इंदान फिर उल्टा आ गया यहाँ पे 1700
63 लेकर 1765, 2 साल के लिए। फिर निज़ामुद्दौला आ गया। निज़ामुद्दौला जो है 1765 लेकर 1766 में 1 साल रहा। फिर सैफुद्दौला 66 लेकर 70 के बीच में 4 साल रहा। फिर मुबारकुद्दौला 1770 लेकर 1775, बस खत्म। यहीं पे पूरा बंगाल को खत्म कर दिया यहीं से कि अब तुम नहीं रह, अब अंग्रेज को संभाल लेगा, तुम रहने दो। 20 जून 1756 ईस्वी को काल कोठरी की त्रासदी हो गई। अब भी कहिए 1756 में एक त्रासदी हो गई है, वो आपको पता है 1756 है, अभी 100 साल जैसे डाके ना 1856 आएगा, वहां पे त्रासदी होने वाली है, वो अंग्रेजों के खिलाफ वो भी होगी। 57 क्रांति ही वही वाली बात कर रहा हूँ। काल कोठरी की त्रासदी नामक घटना घटी। इस घटना के रचयिता कौन थे? जड और हालवेल के अनुसार उन्होंने बोला कि नवाब सिराजुद्दौला ने 20 जून 1756 ईस्वी को रात में 146 अंग्रेज व्यक्तियों को एक छोटी सी कोठरी में बंद कर दिया। अगले दिन सुबह 146 में से केवल 23 व्यक्ति जिंदा बचे थे, बाकी सब मर गए। उन 23 में से एक बंदा ये भी था जिसका नाम था जड हॉलवेल। हॉलवेल कह सकते हो आप इसको। प्लासी का युद्ध हो रहा है 23 जून 1757 ईस्वी को अंग्रेजों के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव, बोला था ना रॉबर्ट क्लाइव आएगा ना, आ गया। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच एक युद्ध हुआ जिसमें नवाब अपने सेनापति मीर जाफर की धोखाधड़ी के कारण पराजित हुआ। अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया, क्योंकि जीत गए तो बंगाल का नवाब। क्या नवाब बनते थे ऐसे यार, लेकिन क्या कर सकते हो, आज भी है, कुर्सी ले लो कुछ भी कर देते हैं। प्लासी की लड़ाई में मोहनलाल और मीर मदान के नेतृत्व में एक छोटी सेना नवाब के लिए वफादार रही थी। सिर्फ मोहनलाल और मीर मदान की, जबकि मीर मदान लड़ते हुए मारा भी गया बेचारा। प्लासी भागीरथी नदी किनारे पर अवस्थित है। प्लासी जो है, देखिए नॉर्थ में जब आप जाओगे तो आपको वहां दिखेगा प्लासी। क्लाइव के हाथों की कठपुतली नवाब मीर जाफर को अंग्रेजों ने 1760 ईस्वी में हटाकर उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित कर लिया। कहा था कि मुझे काम करने में आसानी हो, हस्तक्षेप नहीं चाहिए मुझे अंग्रेजों की, लेकिन अंग्रेज बार बार हस्तक्षेप कर रहे थे, इनको बर्दाश्त नहीं हुआ। बंगाल की राजधानी का क्रम क्या है? ढाका से मुर्शिदाबाद, मुर्शिदाबाद से मुंगेर पहुंची है। पहले ढाका थी, ढाका किसकी थी, तो मुंगेर किसकी, मुंगेर किस कौन लेके गया, फिर आपको बताया मुर्शिदाबाद कौन लेके गया था। तो पहले ढाका, फिर मुर्शिदाबाद, फिर मुंगेर। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हो रहा है। कब हो रहा है? 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ, जो अंग्रेजों और मीर कासिम और अवध के नवाब सुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच युद्ध हुआ। इस युद्ध में अंग्रेजी विजय हुए और इस युद्ध में अंग्रेज सेनापति हेक्टर मुनरो था। एक बार रॉबर्ट क्लाइव हुआ पहले में, दूसरे में हुआ हेक्टर मुनरो। 1764 ईस्वी बक्सर के युद्ध में हुआ है। यहाँ पे तीनों अवध के नवाब भी जुट गए, मुगल बादशाह भी जुट गए, और जो है मीर कासिम यानी बंगाल का नवाब भी आ गया। तीनों मिलकर के आए, लेकिन फिर जीत नहीं सके। ठीक है, अब इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। अंग्रेजों के मैसूर संबंध। ये मैसूर संबंध बहुत मजेदार है, इसको आप सही समझो। मैसूर संबंध, ये टीपू सुल्तान की कहानी इसमें आएगी। 1761 ईस्वी में हैदर अली मैसूर का शासक बना। कौन? हैदर अली। अभी पहले ना वाडियार वंश का शासन चल रहा था। हैदर अली की मृत्यु 1782 ईस्वी में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हो गई। हैदर अली का उत्तराधिकारी कौन? उसका पुत्र टीपू सुल्तान हुआ। 1787 ईस्वी में टीपू ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में बादशाह की उपाधि धारण की थी। 1787 में इसने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया और साथ ही जैकोबिन क्लब का सदस्य बने। क्या है जैकोबिन क्लब? जैकोबिन क्लब जो है फ्रांस के पेरिस की जगह में जो एक आप ये कह सकते क्लब है, जहाँ पे जो पढ़े लिखे लोग हैं, जैसे राइटर हुआ, पोएट हुआ, इंजीनियर हुआ, कोई बड़ा लोग जो पढ़ा लिखा है, समझदार लोग, इसी क्लब में बैठ के बातें करते थे। इसी क्लब, वो जैकोबिन क्लब था, फ्रांस में था, और इसका सदस्य बना कौन? टीपू सुल्तान। सोचिए आप, टीपू कितना वजनरी था ये बंदा। इस दिन 4 युद्ध हुआ है। ठीक है, तो पहला युद्ध हुआ 1767 से 1769 में। इसमें हैदर अली
धूल चटा दिया एकदम से। और दूसरा युद्ध हुआ है मैसूर युद्ध, दूसरा दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ 1780 से लेकर 1784 में, और हैदर अली से मारा गया, क्योंकि यहाँ पे वॉरेन हेस्टिंग्स, नाम याद आया आपको वॉरेन हेस्टिंग्स, ये बंदा जो है गवर्नर जनरल है कंपनी का, और इसने ये सेनापति भी होता है, उसे भी बोलते हैं सेनापति भी। और मैसूर में जब युद्ध किया 1704 साल तक युद्ध चलता रहा, और अंततः जो है हैदर अली को मार दिया 1780 से 1784 के बीच में। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ 1790 से 1792 ईस्वी में, उस वक्त कार्नवालिस आ गया था। नाम सुनते जाओ बस, कार्नवालिस आ गया है। क्वेश्चन कहाँ से उठेगा, वो यही सबसे उठेगा क्वेश्चन, अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो। प्लीज 40 क्वेश्चन का सवाल है, वैसे मजाक नहीं है वो। 1790 से लेकर 1792 ईस्वी में कार्नवालिस आ रहा है। फिर चौथे वाले आंग्ल मैसूर युद्ध में लॉर्ड वेलेस्ली आ गया, जिसने 1799 ईस्वी में टीपू सुल्तान को भी मार दिया, और युद्ध में मारा गया, बताइए, लड़ता हुआ मारा गया। इस युद्ध में मराठा जो है हैदराबाद है कि निज़ाम जो थे वो अंग्रेजों की संयुक्त सेना मैसूर के खिलाफ लड़ रही थी। सोचिए, मराठा भी है, हैदराबाद के निज़ाम भी है, तब भी लड़ रहे हैं किससे, टीपू सुल्तान से लड़ रहे हैं, तीनों लोग मिलकर के, और टीपू सुल्तान को मौत घाट उतार दिया गया। टीपू की मृत्यु श्रीरंगपट्टम की आखिरी युद्ध यानी चतुर्थ आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान 1799 ईस्वी में हो गई। टीपू सुल्तान को शेर मैसूर के नाम से कहा जाता है। टीपू सुल्तान के राजसी झंडे पर शेर की तस्वीर लगी होती थी। 1760 ईस्वी में वारंडीवास का युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेजों ने सर आयरकूट के नेतृत्व में लाली के नेतृत्व वाली फ्रांसीसी सेना को पराजित कर दिया। आपको पढ़ लिए थे आप पहले से। महत्वपूर्ण संधियां, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में संधि हुई है मद्रास की संधि 1769 में। दूसरी आंग्ल मैसूर युद्ध हुई है मैंगलोर की संधि 1784 ईस्वी में। तीसरी जो संधि हुई है आंग्ल मैसूर की, वो श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई है 1792 ईस्वी में। ये दिख गया आपको, मैसूर का संबंध दिख गया भारत उनसे, ब्रिटेन से। अब आप देखिए सिखों का भी देख लीजिए कि सिख का जो संबंध है अंग्रेजों से, या अंग्रेज का जो संबंध है सिखों से, वो कैसा था। इसमें थोड़ा सा हम सिख की जो परिभाषा है, नहीं सिख की परिभाषा तो नहीं है, सिख की हम जो जानकारी है, कैसे धर्म आगे बढ़ा, कौन कौन लोग, तो 10 गुरु कौन है, उसके बारे में जानकारी हम यहाँ पे ले लेंगे। ठीक है, चलो। सिख संप्रदाय की स्थापना का श्रेय गुरु नानक को जाता है। गुरु नानक किसके समकालीन थे, आपको कमेंट बताना। मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, आप कमेंट करिए कि किसके समकालीन थे गुरु नानक। और प्रथम गुरु कहलाए, गुरु नानक के जो अनुयायी थे वो सिख कहलाए। ये बादशाह बाबर एवं हुमायूं के समकालीन थे। ले नीचे आ ही गया। ये जो गुरु नानक हैं ये बादशाह बाबर एवं हुमायूं के समकालीन है। ये अब याद रखिए 1400 कुछ आसपास में पैदा हो रहे हैं, 1526 में बाबर भी आ रहा है, और उसके बाद जो है 1556 में तो ये बन रहा है ना, ये क्या बोलते हैं, हुमायूं बना, शासक बना है। तो याद रखिएगा आप वहाँ पे। गुरु नानक का जन्म जो है 1400 लेकर 1469 में हुआ है। 1469 में गुरु नानक का जन्म हुआ है। इनके जन्म दिवस पर गुरु पूर्व त्योहार मनाया जाता है। 1796 में क्या हुआ, कार्तिक पूर्णिमा को नानक को आध्यात्मिक पुनर्जीवन का आभास हुआ। आध्यात्मिक पुनर्जीवन का आभास कि मेरा पुनर्जीवन हुआ है, 1796 में हुआ। गुरु नानक को गुरु का लंगर नामक निःशुल्क सहभागी भोजनालय स्थापित किया, और गुरु नानक ने अनेक स्थानों पर संगत यानी धर्मशाला और पंगत यानी लंगर स्थापित। ये जो संगत और पंगत है ना, इस सिख धर्म को बहुत ऊंचाई पे लेके जाता है, याद रखना। संगत और पंगत ने गुरु नानक के अनुयायियों के लिए एक संस्था का कार्य किया। यहाँ वे प्रतिदिन मिलते थे। गुरु नानक की 1539 ईस्वी में करतारपुर में मृत्यु हो गई। गुरु अंगद जो थे वो गुरु अंगद 1539 से लेकर के 1552 ईस्वी तक दूसरे गुरु थे सिख के। इनका प्रारंभिक नाम था लहना। दरअसल ये गुरु के भाई थे ना, गुरु नानक के भाई थे, याद रखना। और लहना इनको बड़ा अच्छा नाम था, लहना, फिर गुरु अंगद बोला गया। इन्होंने नानक द्वारा दी गई लंगर व्यवस्था को स्थायी बना दिया। कहा लंगर व्यवस्था चलती रहेगी और स्थायी होनी चाहिए। कहा ठीक है भाई। गुरुमुखी लिपि का आरंभ गुरु अंगद ने किया।
सिखों के तीसरे गुरु कौन हुए? 3 लिख देते हैं यहाँ पे। तीसरे गुरु गुरु अमरदास 1552 से लेकर 1574 के बीच में थे ये। गुरु अमरदास ने हिंदुओं से पृथक होने वाले कई कार्य किए। हिंदुओं से अलग विवाह पद्धति लवन को प्रचलित किया। अकबर ने गुरु अमरदास से गोविंदवाल जाकर भेंट की और गुरु की पुत्री जो है बीबी भानी को कई गांव दान दे दिया। याद रखिए ये जो गांव है ना, अभी आगे आएगा ये गांव क्या करने वाला है। अमरदास ने 22 गद्दियों की स्थापना की और प्रत्येक पर एक महंत की नियुक्ति कर दी। बीबी के पति रामदास, अभी जो बीबी यानी ये वाले बीबी है ना, बीबी भानी वाले, इनके पति रामदास थे। ये सिखों के चौथे गुरु बनेंगे 1774 लेकर 1781 के बीच में। और अकबर ने बीबी भानी को जो 500 बीघा जमीन दी थी ना, गुरु रामदेस ने इसी भूमि पर अमृतसर नामक जलाशय खुदवा दिया था। अभी है ना अमृतसर में जब जाओ कभी वो जलाशय जहाँ पे स्वर्ण मंदिर बना है, वो उसी की बात कर रहा है। उसको उस जमीन को अकबर ने दिया था। देखिए आप, अमृतसर नगर की स्थापना कर डाली। गुरु रामदास ने अपने तीसरे पुत्र अर्जुन को गुरु का पद सौंपा। इस प्रकार उन्होंने गुरु पद को पैतृक बना दिया, यानी पिता के बाद जो पुत्र को मिली है वो वाली पद उसको बोलते हैं पैतृक। किसने बना दिया? गुरु रामदास ने बना दिया, ये जो बीबी के पति थे। ठीक है। गुरु अर्जुन तीसरे पुत्र थे ना रामदास जी के, 1581 लेकर 1606 ईस्वी के बीच में कथन कर रहे हैं। सिखों के 5वें गुरु हैं। इन्होंने सिखों के धार्मिक आदि ग्रंथ जो था की रचना कर डाली और इसमें गुरु नानक की प्रेरणापद प्रार्थनाएं और गीत संकलित कर दिए। गुरु ग्रंथ साहिब यानी आदि ग्रंथ में सिख गुरुओं के साथ साथ कबीर के, नामदेव के, रैदास की रचनाओं को भी सम्मिलित किया गया। गुरु अर्जुन ने अमृतसर जलाशय के मध्य हरमंदर साहब का निर्माण करवाया। देख लीजिए, ये गुरु अर्जुन करवा रहे हैं। राजकुमार खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर ने 1606 ईस्वी में अर्जुन को मरवा दिया था। 5वें गुरु चले गए बेचारे। फिर सिख के 6वें गुरु गुरु हरगोविंद आए 1606-1645, लंबा चले। इन्होंने सिखों को सैन्य संगठन का रूप दिया, अकाल तख्त या ईश्वर के सिंहासन का निर्माण करवाया। ये 2 तलवार बांधकर गद्दी पर बैठते थे एवं दरबार में नगाड़ा बजाने की व्यवस्था की। इन्होंने अमृतसर की किलेबंदी किए। सिखों के 7वें गुरु हर राय 1665 से 61 के बीच हुआ। इन्होंने दारा सिकोह को क्या किया? इन्होंने दारा सिकोह को मिलने आने का पर आशीर्वाद दिया था। वो कौन था? 7वें गुरु हर राय थे। सिख के 8वें गुरु भी होंगे, हरकिशन थे 1661-1664। इनकी भी तो चेचक हो गई थी। इन्हें दिल्ली जाकर गुरुपद के बारे में औरंगजेब को समझाना पड़ा था। गुरुपद था, अब ये आपको याद रखना, ये वाला फैक्ट है। औरंगजेब उनको बुलवा रहा अपने पास, आओ मुझे समझाओ अपने पदों के बारे में, अपने जो उन्होंने लिखा है गुरुपद उसको समझाओ मुझे। कहा ठीक है समझा देते हैं। सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर 1664-1675 ईस्वी में थे। इस्लाम स्वीकार नहीं करने के कारण औरंगजेब ने इन्हें 11 नवंबर 1675 ईस्वी को वर्तमान शीशगंज में गुरुद्वारा के निकट मरवा दिया। ले भाई, मरवाने को जा रहा था, मरवा दिया। का नहीं भाई तुम जाओ, मरवा दिया। और सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह 1675 से लेकर 1708 ईस्वी में जन्म हुआ। इनका जन्म 5 जनवरी 1666 ईस्वी में पटना में हुआ था। वैशाखी के दिन 29 मार्च 1676 को गुरु गोविंद सिंह जी सिखों के 10वें गुरु घोषित हुए। अब ये जो आएंगे ना, बड़ा कुछ अच्छा काम कर जाएंगे। गुरु गोविंद सिंह अपने को सच्चा पादशाह कहा। इन्होंने सिखों के लिए 5 ककार अनिवार्य किया। प्रत्येक सिख को केश, कंघा, कृपाण, कच्छा और कड़ा रखने की अनुमति दी और सभी लोगों को अपने नाम के अंत में सिंह शब्द जोड़ने के लिए कहा।
गुरु गोविंद सिंह का निवास स्थान आनंदपुर साहिब था एवं कार्यस्थली पाओता थी। पाओता। गुरु गोविंद सिंह ने फारसी में जफरनामा नाम लिखा, एक बुक लिखी जफरनामा। इनके दो पुत्र थे, एक फतेह सिंह थे, एक जोरावर सिंह थे, को सरहिंद के मुगल फौजदार वजीर खान ने दीवार में चुनवा दिया। बताइए, फतेह सिंह को, जोरावर सिंह को, एक सरहिंद के मुगल फौजदार था वजीर खान, उन्होंने जो है दीवार में चुनवा दिया। कहा, बताइए। 1699 ईस्वी में क्या हो रहा है कि वैशाखी के दिन गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना करी। 1699 ईस्वी में, आप ये वर्ड याद रखिएगा। पाहुन प्रणाली की शुरुआत भी गुरु गोविंद सिंह ने की थी। पाहुन प्रणाली। और गुरु गोविंद सिंह ने सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ को वर्तमान रूप दिया और कहा कि गुरुवाणी सिख संप्रदाय के गुरु का कार्य करेगी, यानी गुरु अब नहीं आएगा। गुरु गोविंद सिंह की हत्या 18 अक्टूबर 1708 ईस्वी में नांदेड़ नामक स्थान पर गुल खां नामक पठान ने कर दी। मतलब हर तरफ से लोग खींच रहे हैं। अब आया बंदा बहादुर। बंदा बहादुर 1670 ईस्वी में जन्म हो रहा है इनका, और पुंछ जिले में राजौली गांव में हुआ। इनके बचपन का नाम लक्ष्मण दास था। इनके पिता रामदेव भारद्वाज राजपूत थे। बंदा का उद्देश्य पंजाब में एक सिख राज्य स्थापित करने का था। इसके लिए इन्होंने लौहगढ़ को राजधानी बनाया। इन्होंने गुरु गोविंद एवं गुरु नानक एवं गुरु गोविंद सिंह नाम से सिक्के चढ़ाए। गुरु नानक एवं गुरु गोविंद सिंह के नाम से। बंदा ने सरहिंद में मुगल फौजदार वजीर खां की हत्या की। कहा, तुमने मेरे गुरु के बेटों को मारा है, ले तू भी ले थोड़ा सा। इनको भी दे दिए, कहा तुम भी लेके जाओ। इसी बंदा बहादुर ने जाके मारा था उनको। मुगल बादशाह फर्रुखशियर के आदेश पर 1716 ईस्वी में क्या हुआ कि बंदा सिंह को गुरदासपुर नांगल इस नामक स्थान पर पकड़कर मौत के घाट उतार दिया गया। कौन? फर्रुखशियर। लंपट शासक था ये फर्रुखशियर, लेकिन यहाँ थोड़ा सा बुद्धि चला रहा, वो भी निगेटिव पार्ट को लेकर के। शहादरा कलगढ़ी के नाम से विख्यात है, जहां बंदा ने हजारों मुगल सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। बताइए, ये पढ़ने वाली चीज। शहादरा कत्लगढ़ी बोलते हैं कत्लगढ़ी बोलते हैं उसको। पढ़ सकते हैं, पढ़ना तो है ही है। बंदा की मृत्यु के बाद सिख कई छोटे छोटे टुकड़ों में बट गए। 1748 ईस्वी में क्या हुआ, नवाब करपूर सिंह की पहल पर सभी सिख टुकड़ियों का दल खालसा में विलय हो गया। दल खालसा को जस्सा सिंह आहलूवालिया के नेतृत्व में रखा गया, जिसे बाद में 12 दलों में विभाजित कर दिया गया। इसे मिशल कहा जाता है। मिशल मिशल अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है समान होता है। रणजीत सिंह ये बंदा आएगा तो बहुत ही महत्वाकांक्षी, बहुत ही व्यापक शासक के रूप में काम करने के लिए तैयार रहेगा। ठीक है, तो रणजीत सिंह आए। रणजीत सिंह ने क्या किया कि इनका जन्म कहाँ पे हो रहा है, पहले देखो गुजरावाला में हो रहा है इनका जन्म, और 2 नवंबर 1780 ईस्वी में हो रहा है। सुकर चकिया मिसल के मुखिया महासिंह के यहाँ पैदा हुए ये। इनके दादा चरत सिंह थे। 12 मिसलों के में सुकर चकिया मिसल को प्रमुख स्थान दिला दिया था इनके दादा ने। 1798-99 में क्या हुआ, रणजीत सिंह लाहौर का शासक बना है। आप इसको याद रखिए। 1798-99 में रणजीत सिंह जो है ना वो लाहौर का शासक बना है। 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को चार्ल्स मेटकाफ और महाराजा रणजीत सिंह के बीच अमृतसर की संधि हुई है। रणजीत सिंह का राज्य 4 सूबों में बटा था। एक था पेशावर, एक कश्मीर, एक मुल्तान और एक था लाहौर। इस तरह 4 सूबों में बटा है। महाराजा रणजीत सिंह क्या करेंगे? महाराजा रणजीत सिंह का विदेश मंत्री फकीर अजीजुद्दीन एवं वित्त मंत्री दीनानाथ था। अब देख लीजिए, जो राजा रणजीत है उनके विदेश मंत्री कौन है? फकीर अजीजुद्दीन है, और जो उसके वित्त मंत्री दीनानाथ जी हैं
7 जून 1839 ईस्वी में क्या हुआ, रणजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है। प्रथम सिख युद्ध हुआ है 1885 से लेकर 46 के बीच में, एवं द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ 1849 में हुआ है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये हुआ कि जब तक रणजीत सिंह जिंदा था तब तक युद्ध नहीं हुआ उसके साथ, लेकिन देखिए जैसे ही 39 मरा 50 में युद्ध चालू हो गया। अंग्रेजों एवं सिखों के मध्य हुई संधि के बारे में बात करते हैं आपको। अंग्रेज और सिख के बीच में जो संधि हो रही है उस संधि के बारे में आपको जानना पड़ेगा कि लाहौर की संधि हो रही है 9 मार्च 1846 ईस्वी को। 9 मार्च 1846 को एक लाहौर की संधि हुई, और एक है भैरववाल की संधि। भैरववाल संधि हो रही है 22 दिसंबर 1846 ईस्वी को। 22 दिसंबर 1846 ईस्वी को भैरववाल की संधि हुई। इस संधि के तहत राजा दलीप सिंह के संरक्षण हेतु अंग्रेजी सेना का प्रवास पंजाब में मान लिया। यानी अब राजा दलीप जो है एक संधि की है 1846 में, और कहा कि ठीक है अंग्रेजी सेना जो है पंजाब में आ सकती है। और उसके बाद जो है 20 अगस्त 1887 को एक को महारानी जिंदा को राजा दलीप सिंह से अलग कर 18,000 की पेंशन, वार्षिक पेंशन देकर शेखपुरा भेज दिया। अब ये जो फैक्ट है ना, ये वाला फैक्ट, ये किसी भी पूछ लेता है। आप यूपी पीसर के उठाइएगा पेपर, आप DSSB के पेपर उठाइएगा, इसको भेजा, कह रहा था कि जो महाराजा दलीप सिंह है ना उनको भेज दिया गया था वहां पे, इंग्लैंड भेज दिया था पढ़ने के लिए, ऐसा कुछ नहीं था। तो शेखपुरा भेज दिया। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान क्या हुआ, पहली लड़ाई चिलियानवाला की लड़ाई सिख नेता शेर सिंह एवं अंग्रेज कमांडर गफ के बीच में हुई थी। दूसरी लड़ाई गुजरात के चिनाब नदी के किनारे चार्ल्स नेपियर, ये देखिए चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में अंग्रेजों ने 21 फरवरी 1849 को लड़ी थी। इस युद्ध में सिख बुरी तरह पराजित हुए थे। लॉर्ड डलहौजी अब आ रहा है। लॉर्ड डलहौजी 29 मार्च 1849 को घोषणा द्वारा संपूर्ण पंजाब का विलय अंग्रेजी राज में कर लिया। अब आपसे पूछेगा ये कि पंजाब जो है ना कब जो है अंग्रेजों के अंदर में आया था, ने कब्जा किया था, तो वो था 1849 ईस्वी में। लेकिन आपसे पूछेगा कि कौन था जिसने वो किया था, तो आपको बताना लॉर्ड डलहौजी ने किया था। ठीक है। महाराजा दलीप सिंह को क्या हुआ था, महाराजा दलीप सिंह को 50,000 पाउंड की वार्षिक पेंशन दे दी गई और उसे शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड भेज दिया गया था। चलो तुम शिक्षा प्राप्त करो और 50,000 पाउंड आपको दिया जाएगा, आप परेशान मत हो। और सिख राज्य का प्रसिद्ध हीरा कोहिनूर को महारानी विक्टोरिया को भेज दिया गया था। अभी सिख को कैसे मिल गया ये? अभी तो वो जो हीरा था कौन लेके गया था, नादिर शाह लेके गया था अफगान, वहां पे अफगानों को मिला था। अब फिर अफगानों की दोस्ती हो गई थी सिखों से जो पंजाब के क्षेत्र में था। जब पंजाब को मिल गया था फिर अब वो चला गया, कहाँ चला गया, अब फिर चला गया हमारा महारानी विक्टोरिया के पास चला गया। सिखों द्वारा किए गए प्रमुख आंदोलन, कई आंदोलन किए जो सिखों ने किया है। 1873 का सिंह सभा आंदोलन हुआ है। सिंह सभा आंदोलन 1873 ईस्वी में हुआ है, अमृतसर में शुरू हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, अब यही शुरू होगा खेला। सिख धर्म में व्याप्त अंधविश्वास, जातीय भेदभाव और गैर सिख आचरणों को दूर करना तथा सिख धर्म की खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त करना। 1879 ईस्वी में लाहौर में भी सिंह सभा की स्थापना हुई। 1873 में हुआ सिंह सभा की स्थापना हो रही है ताकि जो सिख समुदाय में, सिख धर्म में जो बुराइयां व्याप्त हो चुकी है उसको हम दूर कर सकें। दूसरा जो आंदोलन वो कूका आंदोलन है। कूका भगत जवाहर मल है, ये भगत जवाहर मल ने कूका शुरू की, जिसे सियान साहब भी कहा जाता है। ये लगभग 1840 ईस्वी में पंजाब का जो पश्चिमी भाग में कूका आंदोलन की शुरुआत की थी। आंदोलन मूलतः सिख धर्म को शुद्ध करने और उसमें व्याप्त बुराइयों को दूर करने के लिए था, लेकिन बाद में यह राजनीतिक विद्रोह बदल गया जिसका उद्देश्य अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालना था। देखिए 1840 में ही दिमाग खराब हो गया लोगों को, कह नहीं हटाओ इसको,
तो जब भी कभी आता है कि किस कैसे हटाए गए, कौन कौन सी चीज़ें थी, कारण था जिससे हटाया गया, तो कूका आंदोलन भी याद रखिएगा आप। ये मूलतः जो सिख धर्म को शुद्ध करने के लिए था, उसमें व्यास बुराई दूर करना था, लेकिन समय के साथ क्या हुआ, बदल गया। ये राजनीतिक विद्रोह बदल गया था, उद्देश्य बन गया अंग्रेजों को बाहर, भारत से बाहर निकालना। भगत जवाहर मल ने अपने शिष्य बालक सिंह के साथ मिलकर इस आंदोलन को संगठित किया और इसका मुख्यालय हजारा, अब पाकिस्तान में, वो बना दिया। कूका आंदोलन के एक और प्रमुख नेता थे राम सिंह कूका। 1857 में राम सिंह ने लुधियाना में स्वतंत्रता का सफेद ध्वज फहराकर ब्रिटिशों के खिलाफ विद्रोह की शुरुआत की थी। कूका चल रहा था अभी, 40 से चला, 57 में जो ये राम सिंह कूका हैं, ये इन्होंने संभाल लिया था कि हम संभालेंगे, और सफेद ध्वज फहराकर कहा कि हम ब्रिटिशों के खिलाफ विद्रोह की शुरुआत कर रहे हैं। और 1872 में कूका कार्यकर्ताओं ने मलेरकोटला और मालोद पर हमला किया था, जिसके बाद ब्रिटिश सरकार ने कड़ी कार्रवाई की। राम सिंह को आजीवन कारावास की सजा दी गई। उन्हें रंगून के मांडले जेल में भेज दिया था। जो मांडले जेल है ना, याद रखिए कहाँ पे, रंगून में है, याद रखिएगा मांडले जेल। अभी आएगा मांडले जेल पर फिर से, तब मैं आपको याद दिलाऊंगा कि वह कौन था जिसने जहाँ पढ़े थे, किसको भेजा था रंगून के मांडले जेल में, तो आपको बताना पड़ेगा वो कौन था। कूका थे ना, कूका थे, बंद कर दिया। जहां वे यानी कूका ने 1885 में शहीद हुए थे। अब ये 1885 याद रखिएगा, INC इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की जाएगी मुंबई में। कूका आंदोलन को नामधारी आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, नामधारी आंदोलन, दैट इज कूका आंदोलन। कूका आंदोलन ने जाति प्रथा के उन्मूलन, मांसाहार, शराब और नशे से परहेज किया, विधवा पुनर्विवाह, महिलाओं को पर्दा छोड़ने जैसी सामाजिक सुधारों को बढ़ावा दिया। ये सब कूका आंदोलन कर रहे थे। इसलिए कूका आंदोलन जो है 1857 क्रांति से पहले बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है, या हम कह सकते हैं कि 1885 का इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना से पहले बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहा था पंजाब की साइड में, जो ये पूरा पाकिस्तान अभी आपका है उधर। ठीक है, अब हम आपको अगली वीडियो में ये प्रोवाइड करेंगे कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल। जो चौथी वीडियो आपकी आएगी वो ये वाली आएगी। ठीक है, तब तक आप जाकर के 3 वीडियो का एंजॉय करिएगा, पढ़िए उसको सही तरीके से, और जो है अच्छे से समझिए उसको, समझ करके आप काम करिए, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। अगली वीडियो में आपको फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।